मैं अजय कुमार चौधरी एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हम हिस्ट्री का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका सेकंड चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पर चर्चा आज करेंगे। इसमें दो पार्ट होगा, 2.1, 2.2। अब हम देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण 18वीं सदी में यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जो आज के वर्तमान समय में स्थित है, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड के नाम जानते हैं। यहाँ ये जो है आज इस परिवेश में है, ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले राजशाहियों, डचियों, कैंटनों के में बटे हुए थे। स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप, पहले तो आप समझ लीजिए कि दिशा जो होता है हिस्ट्री में, किसी भी भौगोलिक जानकारी के लिए दिशा बहुत मायने रखता है। दिशा ऐसे तो 10 होता है, लेकिन ज्योग्राफी में हम लोग 8 प्रकार के ये उसको यूज करते हैं, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद हर एक कॉर्नर पार्ट, जैसे पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरब और दक्षिण का बीच का जो भाग होगा पूरब दक्षिण हो जाएगा। इस तरह से उसको हम यूज करेंगे। तो पूर्वी और मध्य यूरोप, यूरोप का जो मैप है उसमें पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। जैसा कि बता दिए, निरंकुश मतलब होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश न हो, वैसे राजाओं के अधीन थे। यहाँ पर क्या था कि भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे और ये सामूहिक पहचान, समान संस्कृति नहीं मानते थे, क्योंकि इनकी अलग अलग भाषा थी, अलग अलग नस्ल के लोग थे। ये लोग आपस में बटे हुए थे और ये अलग अलग बोलियों के कारण, अलग अलग जातियों के कारण इनमें आपसी एकता कायम नहीं थी। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग जो था, ये राजशाही वंश था, हैब्सबर्ग के नाम से जानते हैं। हैब्सबर्ग साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे और जन समूह को जोड़कर बनने वाला ये हैब्सबर्ग था। हैब्सबर्ग का अंतिम 2 शासकों के नाम बता देते हैं, मरिया थ्रेसा और जोसेफ द्वितीय। ये अंतिम 2 शासक रहे, बाद में ये पतन की ओर चला गया। अब हम देखेंगे कि इसमें टिरोल, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बोहेमिया सम्मिलित था। कुलीनबर्ग यहाँ पर निवास करता था अधिकतर। जमीन जर्मन भाषा ये लोग बोलते थे। कुलीन किसको कहा जाता है? कुलीन इतिहास में जो अमीर वर्ग के लोग होते हैं उनको कुलीन वर्ग कहा जाता है। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लंबोडी और बेस्निया में इतावली भाषा बोला जाता था। यहाँ पर जो थे ये लोग इतावली भाषा बोलते थे। हंगरी आधे लोग मेंगियार भाषा बोलते थे। ये देख रहे हैं किस तरह से भाषा के रूप में बटे हुए हैं। बाकी लोग भिन्न भिन्न तरह की बोलियों का इस्तेमाल करते थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंदर खेतिहर अधीन थे। हैब्सबर्ग का जो राजशाही शासन था उसके अंदर बहुत सारे खेतिहर अधीन किसान थे। ये खेतिहर अधीन किसान क्या होता है? जो गुलामी के रूप में खेती करते थे। उन पर खेती के ऊपर उनका कोई अधिकार होता नहीं था, लेकिन खेती करते थे। अब हम देखते हैं उत्तर में बोहेमियन, स्लोवाक, कर्निवाल और स्लोवेन्स, दक्षिण में क्वेट और पूरब में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे। इस तरह से आप देखते हैं कि अलग अलग लोग बटे हुए थे। इतना अंतर जो था राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। आप देख, यही तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। ये सब 18वीं सदी में हो रहा था। अब देखेंगे कि इतना जो डिफरेंस कायम था, ये डिफरेंस इतनी आसानी से उनमें एकता कायम होने वाला नहीं था। तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व जो एक चीज था वहां पे महत्वपूर्ण था, वो था सम्राट के प्रति निष्ठावान।
यही जो समाज के प्रति निष्ठावान था, धीरे धीरे लोगों को एकजुट किया। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? अब तो इतनी सारी हम देख लिए कि यूरोप में 18वीं सदी में किस तरह से भिन्नताएं थी, जातीय आधार पे, भाषाई आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, सब लोग बटे हुए थे। लेकिन एक कॉमन चीज था उसमें, अपने राजा के प्रति निष्ठा। वो राजा किस वंश का था? हैब्सबर्ग का था। अब देखेंगे यहाँ पर जो राष्ट्रवाद की भावना जो पनपी, उसके दो मुख्य बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग सामाजिक राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक थे। कुलीन वर्ग जो थे, वहाँ के जो अमीर वर्ग थे, वो राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक थे। समाज पर उनका प्रभाव था कुलीन वर्गों का। वो प्रभावशाली थे, साझा जीवन शैली थी। जितने कुलीन वर्ग थे, आपको जो बताएं, यूरोप के जितनी बड़ी एरिया का हम जिक्र किए, उन नामों का जिक्र किए, ये सभी जगह जो कुलीन वर्ग थे, इनमें एक साझा जीवन शैली थी और ये ग्रामीण इलाकों के जमीन जायदाद के मालिक भी थे। जो ग्रामीण क्षेत्र में जमीन जायदाद थे, उसके ये लोग मालिकाना हक प्राप्त किए हुए थे। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि जितने कुलीन वर्ग के लोग थे, इनकी एक भाषा थी, वो था फ्रेंच। ये लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे। भले वो किसी जगह पे रहते हो, भले वहाँ के स्थानीय लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, लेकिन ये कुलीन वर्ग का एक समानता ये था कि ये लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। पारिवारिक वैवाहिक जीवन से बंधे हुए थे, ये आपस में शादी विवाह भी करते थे। जनसंख्या में छोटा समूह था। ये कुलीन वर्ग जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इनका जनसंख्या जो था काफी छोटा था। एक बहुत बड़ी आबादी कृषक था। ये जो हैब्सबर्ग जो था, उसमें देखेंगे कि उसकी आबादी जो थी, सबसे बड़ी आबादी कृषकों की थी। अब देखेंगे पश्चिम की तरफ हम चलते हैं, यूरोप के पश्चिमी भाग की थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। जमीन पर किराएदार छोटे काश्तकार खेती करते थे। काश्तकार क्या होता है? काश्तकार होता है जो जमीन के अपनी मर्जी के मुताबिक उसको उत्पादन करता है, जमीन का मालिक होता है, उसको काश्तकार बोलते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे किसान थे, काश्तकार थे। अब देखते हैं पूरब में चलते हैं, पश्चिम में तो देखें, पूरब में चलते हैं। मध्य में विशाल जागीरदार में बटे हुए थे और यहाँ भूदास खेती करते थे। भूदास वैसे दास जो युद्ध में बंदी बनाए जाते थे, वो लोग खेती करते थे। मालिकाना हक उनको नहीं था, वो दास जीवन व्यतीत करते थे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि पश्चिम में, मध्य यूरोप में व्यापार का विकास और शहर का विकास होने लगा। यही एक दौर था जिसमें वाणिज्यिक वर्ग का कार्य होने लगा, उदय हुआ, वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ। अब वाणिज्यिक थोड़ा सा समझ लीजिए, वाणिज्यिक को शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। बैंक, यातायात, उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं, उपभोक्ताओं के बीच विनिमय संबंध रखता है। जो इसमें आपस में संबंध रखता है वो वाणिज्यिक कहलाता है। वाणिज्यिक फिर से समझ लीजिए, बैंक, यातायात, उत्पादित वस्तु, सेवाओं, उपभोक्ताओं के बीच विनिमय संबंध रखता है, यानी कि आपस में तालमेल बैठा के रखता है, जिससे व्यापार सुचारू रूप से चलते रहे। उस देख रेख करने वाले को वाणिज्यिक कहा जाता है। अब क्या हुआ, एक नया वर्ग का उदय हो रहा था जो वाणिज्यिक वर्ग का था। अब देखेंगे 18वीं सदी इंग्लैंड के औद्योगिक आरंभ हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुका था। औद्योगिक क्रांति के बारे में जानते ही हैं कि जैसे ही जेम्स वाट ने भाप से चलने वाला शक्ति का इंजन का इजाद किया, उसके बाद धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति होने लगी और बदलाव होने लगा एक। लेकिन फ्रांस और जर्मनी में 19वीं सदी में ये हुआ। इंग्लैंड में 18वीं सदी में हुआ और वहीं पर फ्रांस और जर्मनी में ये दौर जो चला 19वीं सदी में प्रारंभ हुआ। नए सामाजिक समूह अस्तित्व में है। जब जैसे देखिए क्रमबद्ध चल रहा है, जैसे जैसे दौर चल रहा है वैसे वैसे क्रांति के नजदीक के लोग पहुंचते जाएंगे और उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अब क्या हुआ कि 19वीं सदी में एक सामाजिक समूह नए अस्तित्व में आ गए। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, उद्योगपति, व्यापारी, सेवा क्षेत्र, इतने सारे लोगों का एक नया वर्ग तैयार हुआ। इसमें कौन कौन से थे? श्रमिक वर्ग, उद्योगों में काम करने वाले, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, और उद्योगपति। उसके बाद आता है व्यापारी वर्ग, जो व्यापार कर रहे थे।
और सेवा क्षेत्र में जैसे बहुत सारे सेवा क्षेत्र देने वाले होते हैं स्थानीय। मध्यम वर्ग जो था उनमें बौद्धिक जागरण हो चुका था, श्रमिक वर्ग आपस में एकजुट होते जा रहे थे क्योंकि एक जगह काम करते थे, विचारों का आदान प्रदान होता था, व्यापारिक उत्थान हो रहा था, तो लोगों के विचार जो थे आपस में आदान प्रदान भी हो रहे थे। मध्य और पूर्वी यूरोप का आकार 19वीं सदी में छोटा था। मध्य और पूर्वी यूरोप का मध्य भाग और यूरोप का पूर्वी भाग आकार में देखें तो 19वीं सदी में छोटा था। कुलीन वर्ग विशेषाधिकार समाप्ति के चाहता था। कुलीन वर्ग चाहता था कि वहाँ जो विशेषाधिकार मिला हुआ है, जैसे क्रिश्चियन को, पादरी को जो मिला हुआ था, क्रिश्चियन में जो पादरी होते हैं उनके विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। शिक्षित वर्ग मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय होने लगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि शिक्षित वर्ग जो था वो अब जागरूक हो चुका था और मध्यम वर्ग जो था वो परिवर्तन चाहता था, समानता चाहता था, और यही जो चीज था वो राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय होने लगे। अब आता है 2.2 देखेंगे, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी एक नया शब्द आ रहा है। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। उदारवादी का मतलब होता है परिवर्तन के विचारधारा। वो लोग चाहते थे कि समानता का अधिकार हो और विकास हो, उद्योगों का विकास हो, व्यापार का विकास हो। तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद के करीब से जुड़े थे। उदारवाद जो होता है उसको लिबरलिज्म कहा जाता है। लातिनी भाषा के मूल लेबर पर आधारित है। अब देखेंगे कि लेबर का मतलब होता है आजाद। यही विचारधारा जो था वहां से शुरुआत हुआ। अब देखेंगे आजादी, व्यक्ति की आजादी, कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार ये लोग चाहते थे। उदारवादी जो थे, उदारवादी जो समूह के जो लोग जुड़े हुए थे उनमें व्यक्ति की आजादी सबसे पहला चीज था। व्यक्ति की आजादी मिले, कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिले। कुलीन को जो अधिकार प्राप्त है, जो पादरियों को अधिकार प्राप्त, विशेष अधिकार प्राप्त है, उसकी समाप्ति चाहते थे। और जो आम नागरिक थे, आम जन समूह था, उसमें ये लोग उनके समक्ष बराबरी का एक अधिकार चाहते थे। सहमति पर बनी सरकार चाहते थे कि जो वहाँ के रहने वाले जो नागरिक थे, जो जन समूह थे, उनसे आपसी सहमति से सरकार बने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद देखेंगे। निरंकुश शासक, पादरी वर्ग विशेषाधिकार की समाप्ति, संसदीय संविधान प्रतिनिधि सरकार के पक्षधर थे, निजी संपत्ति की अनिवार्यता पर बल। जरूरी नहीं कि मताधिकार, क्योंकि ये लोग तो चाह ही रहे थे, लेकिन अब देख रहे बराबरी का अधिकार चाह रहे हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं था कि ये लोग सभी वर्ग के पुरुषों के मत के पक्षधर थे। मत का अधिकार, संपत्ति पुरुषों कोई एक समान नहीं था। पहले क्या था कि मत डालने का अधिकार केवल कुलीन वर्ग को ही मिला, महिलाएं तो अभी इसमें शामिल ही नहीं थी। बाद में क्या हुआ, जैकोबिन शासन में अल्पकालीन के लिए जितने पुरुष थे सबको वोट डालने का अधिकार मिला, मत प्रयोग करने का अधिकार मिला। यह सब हुआ जैकोबिन शासन के समय में। नेपोलियन संहिता में इसका उल्लेख भी पाया जाता है। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा मिला हुआ था। महिलाओं को यह माना जाता था कि वो अभी अवयस्क हैं। महिलाओं को पतियों और पिताओं के अधीन कर दिया गया। जिनको अधिकार नहीं मिले वे अपने अधिकारों की मांग करने वाले आंदोलन करने लगे। लाजमी है कि वो जन समूह जिनको मत डालने का अधिकार नहीं मिला, चाहे वो कृषक वर्ग थे, चाहे वो गरीब तबका था, तो ये लोग भी आंदोलन करने लगे। इस तरह से एक विचारों का सूत्रपात हो चुका था। आर्थिक क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंध मुक्ति चाहता था, क्योंकि उस समय जो व्यापार हो रहा था उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हुए थे। उदारवाद चाहता था कि इनसे मुक्ति मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल में बताएंगे किस तरह का प्रतिबंध लगे हुए थे। जर्मनी भाषाई इलाकों में, जहाँ जर्मन भाषाई इलाका था, जर्मन भाषा बोलते थे, वहाँ पर आप समझ सकते हैं 39 राज्यों का एक महासंघ था। 39
छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। 39 को मिला के एक महासंघ बना हुआ था। अपनी एक समान मुद्रा मापतोल प्रणाली थी। अब समझ सकते हैं कि ये 39 जो थे, इनकी अपनी अपनी नापने की प्रणाली थी, अपनी अपनी मुद्रा चलती थी, करेंसी चलती थी, और इसमें आपस में लोग बटे हुए थे। 1833 में 1833 में हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक आप समझ सकते हैं कि जो व्यापारी माल बेचने के लिए आते जाते थे, उनको 11 जगह से 11 जगहों से सीमा शुल्क दे के गुजरना पड़ता था, और हर बार जिस सीमा से गुजरते थे, अपने वस्तु का वो 5%, मूल्य का 5% वो कर चुकाते थे, सीमा शुल्क चुकाते थे। अपनी अपनी नाप तोल के हिसाब होता था, क्योंकि सबकी नाप तोल की प्रणाली अलग अलग थी, पैमाना अलग अलग था, तो लाजमी था कि हिसाब करने में देरी होता था। कपड़ा नापने का पैमाना का एग्जाम्पल देते हैं। कपड़ा नापने का पैमाना अलग अलग था, जिसको एले कहते थे। जैसे हम लोग यहाँ मीटर कहते हैं, वहाँ पे एले कहा जाता था। जैसे आप समझ सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देते हैं। फ्रैंकफर्ट में एक एले का जो कपड़े के साइज होता था 54.7 सेंटीमीटर होता था। वहीं पर मेज में जो एक केले का कपड़ा कोई खरीदता था, तो उसको 55.1 यानी कि 55.1 सेंटीमीटर उसको कपड़ा मिलता था। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर था, फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर था। इस तरह से देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में नापने की प्रणाली भी अलग अलग थी। तो लाजिमी है कि जब प्रणाली अलग अलग थी, तो मुद्रा का भी चलन अलग अलग था, तभी तो ऐसा हो रहा था। अब इसी चीज को देखते हुए वहां पे नए वाणिज्यिक वर्ग विभिन्न नाप तौल आर्थिक विकास में बाधक मानते थे। जो एक नया व्यापारी वर्ग का जो उदय हुआ था, वो चाहता था कि इसमें एकरूपता है, समानता है, और वो चाहता था कि जब तक ये एकरूपता और समानता नहीं आएगी, तब तक इस क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में विकास करना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि विचार में बदलाव, समानता अभी भी आ रहा है, लेकिन ये सब कालक्रम के हिसाब से चल रहा है। 1834 में परसा की पहल पे एक शुल्क संघ जेलवेराइन का गठन किया गया। 1834 में जेलवेराइन भाई क्या किया? जेलवेराइन, इसके अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। सुधार क्या हुआ जब जेलवेराइन का गठन हो गया 1834 में? अब देखेंगे ये सुधार क्या किया। पहला, शुल्क अवरोध समाप्त हो गया। जो सीमा शुल्क अलग अलग जो लगे हुए था, उसको हटा के एक बनाया गया। मुद्राओं की संख्या जो थी 2 प्रकार की गई, जहां पर 11 तरह के मुद्रा चलते थे, छोटे छोटे 39 में बटे हुए थे। अब क्या हुआ कि ये सारे जगहों पे मुद्रा जो चला, वो 2 प्रकार का मुद्रा चलाया गया। अब देखेंगे मुद्राओं का 2 प्रकार। पहले 30 से ऊपर था मुद्रा, 30। अब देखेंगे इतना होने के बाद व्यापार के विकास के लिए रेलवे लाइन का विस्तार हुआ। ये सब क्रमबद्ध चल रहा था। रेलवे लाइन का विकास हुआ, लोगों में बौद्धिक जागरण हुआ, लोगों में विचारों का आदान प्रदान हुआ, और आर्थिक हित राष्ट्रीयकरण में सहायक बना। सबसे बड़ा पॉइंट बनता है, आर्थिक हित जो था, ये पूरे यूरोप में राष्ट्रीयकरण, एकीकरण में सबसे बड़ा सपोर्टर बना, और राष्ट्रवाद की लहर को और स्ट्रॉन्ग किया। इस तरह से 2.1, 2.2 समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और इसमें अपना सुझाव दीजिएगा कि और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाएं। आपका लाइक जो है हमको हिम्मत देता है। आगे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।